हाय स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर। तो इस वीडियो को आपको सिर्फ देखना सुनना नहीं है, आपको साथ साथ जितने भी क्वेश्चंस आते जाएंगे उनको सॉल्व करते जाना है। फिर मैंने उन क्वेश्चंस की डिस्कशन करके वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से उसको टैली कर सकते हो। तो अपना डिस्ट्रैक्शन बटन अभी ऑफ करो, किताब कॉपी और कलम रेडी रखो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें एल्केन्स के रिएक्शंस। मैं इसमें इस सीक्वेंस में जाऊंगी प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड देन लेसर लेसर। तो इसका जो ट्रेडमार्क रिएक्शन है एल्केन्स का, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आपने कोई एल्केन ले लिया, हैलोजन के साथ रिएक्शन करा दो सनलाइट की प्रेजेंस में, तो इसके हाइड्रोजन्स रिप्लेस हो जाएंगे और HX का बाय प्रोडक्ट मिलेगा आपको। अगर आपने कंडीशंस मेंटेन रखी तो धीरे धीरे करके सारे हाइड्रोजन्स, जितने भी हाइड्रोजन्स sp3 कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, वो सारे सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। प्रोडक्ट को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो कॉन्सेंट्रेशंस को मेंटेन करके। अगर तो आपने हैलोजन को ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में रखा है तो उस केस में तो ये जितने सब्स्टिट्यूशंस हैं वो सारे कर देगा। पर अगर आपने एल्केन को हायर में रखा है, हैलोजन को कम रखा है, तो फिर आप थोड़ा सा कंट्रोल करके, अभी भी मिक्सचर तो मिलेगा आपको, लेकिन फिर भी इसका मेजर मिल जाएगा आपको, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का मेजर मिल जाएगा आपको। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन तीनों मिलेंगे हमें। इनिशिएशन में हैलोजन मॉलिक्यूल टूट के हैलाइड फ्री रेडिकल्स दे देगा आपको। प्रोपगेशन में एक कंज्यूम होगा, एक जनरेट होगा। कंज्यूम होगा जो हैलोजन का बनाया था आपने पहले, जनरेट होगा एल्काइल का। एल्काइल फ्री रेडिकल इज गेटिंग जनरेटेड। नेक्स्ट स्टेप में ये कंज्यूम हो जाएगा और हैलोजन का फ्री रेडिकल वापस से जनरेट हो जाएगा। टर्मिनेशन में तो कुछ नहीं करना है हमें, जितने भी आपने अभी तक फ्री रेडिकल्स बनाए हैं उनके कॉम्बिनेशन से प्रोडक्ट बनाते जाना है। लेकिन इसमें एक प्रोडक्ट अपने काम का है, जिसमें कि आपको एक नया यूनिक प्रोडक्ट मिल रहा है। जब आप ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करोगे तो ये सब हैलो एल्केन्स का तो मिक्सचर आपको मिलने वाला है ही, उसके साथ साथ दो एल्काइल ग्रुप्स के कॉम्बिनेशन से आपको एक नया प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई इसमें से कौन कौन सी चीजें इसका प्रोडक्ट नहीं हो सकती, या इसमें से कौन कौन सी चीजें इसका प्रोडक्ट हो सकती हैं। कंपाउंड दे दिया, हैलोजन की रिएक्शंस दे दी और पूछा कि इसमें से कौन कौन से प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है। उसके अलावा तो बस आप रेडिकल्स को कंबाइन करते जाओ और आपको प्रोडक्ट्स मिलते जाएंगे। ये तो ऑलरेडी मिक्सचर में प्रेजेंट थे ही, बस यही एक नया यूनिक प्रोडक्ट मिला। अब इस रिएक्शन के सारे पॉइंट्स को अगर समराइज करें तो ये कार्बन फ्री रेडिकल से इंटरमीडिएट बन रहा है और रेट ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। रिएक्टिविटी अगर देखें हम तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, क्योंकि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी जहां पे ज्यादा होगी वहीं पे रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा, वहीं पे रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। पर यहाँ पे सिर्फ 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री नहीं, बेंजाइलिक और एलाइलिक भी अगर हम देखें तो वहां पे कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी और ज्यादा होगी, तो वहां पे रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। हैलोजन की रिस्पेक्ट में रिएक्टिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, इतनी ज्यादा कि इस रिएक्शन को तो डार्क में भी परफॉर्म कर सकते हो आप, सनलाइट की इतनी प्रेजेंस की जरूरत नहीं है। और आयोडीन की इतनी कम कि रिएक्शन बहुत ही स्लो और रिवर्सिबल हो जाता है। इसको कैरी आउट करने के लिए आपको किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराना पड़ेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे हेल्प करता है? एक्चुअली होता क्या है, इसमें ये जो HI बनता है ना, ये इस रिएक्शन को वापस ले जाता है, क्योंकि इट हैज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब डाल देते हो तो वो इसको कंज्यूम कर लेता है, तो फिर वो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, इसको वापस नहीं लेके जा पाता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखना आपको, और ये इसके कुछ 2 क्वेश्चंस हैं, ये आप ट्राई करो एंड देन वील डिस्कस। फिर आते हैं वुड्स रिएक्शन के ऊपर। वुड्स रिएक्शन एक कपलिंग रिएक्शन है, एल्काइल ग्रुप्स का कपलिंग होगा और एक एल्केन जनरेट होगा। इसमें अगर आपने एक ही टाइप का एल्काइल हैलाइड डाला है, सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो ड्राई ईथर लिया है हमने, थोड़ा भी मॉइस्चर अगर प्रेजेंट होगा तो फट जाएगा ये सोडियम के साथ। तो अगर हमने एक ही टाइप का एल्काइल हैलाइड लिया है तो फिर ये आपको सेल्फ कपलिंग प्रोडक्ट मिलेगा और इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। एक ही टाइप का प्रोडक्ट मिला, सेल्फ कपलिंग मिला, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिले।
चाहे इसमें ऑड हो इवन हो, कभी भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपको इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ही मिलेंगे। पर अगर आपने 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड ले लिया, इसका जब आप कपलिंग कराओगे तो 3 टाइप के प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। इसका सेल्फ कपलिंग प्रोडक्ट, इसका सेल्फ कपलिंग प्रोडक्ट, और इन दोनों का आपस में क्रॉस कपलिंग प्रोडक्ट। मतलब CH3CH3 का प्रोडक्ट मिल गया, CH3CH2 का डबल प्रोडक्ट मिल गया, और इन दोनों का आपस में क्रॉस वाला प्रोडक्ट भी मिल गया। देखो, जो भी सेल्फ वाले हैं उसमें हमेशा इवन कार्बन एटम्स होंगे, और जो भी क्रॉस वाले हैं उसमें ऑड कार्बन एटम्स होंगे। तो अगर आपको ऑड कार्बन एटम्स वाला प्रोडक्ट बनाना है तो आपके पास एक ही तरीका है, आप 2 डिफरेंट एल्काइल प्रोडक्ट्स को ले लो, 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स को ले लो और उनका आपस में कपलिंग कराओ। पर उसमें दिक्कत ये है कि साथ में ये मुफ्त में मिलेंगे, जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इनसे हमें सेपरेशन करना पड़ेगा इसका। तो इसीलिए वुड्स रिएक्शन इज नॉट अ गुड मेथड टू सिंथेसाइज एल्केन्स विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा है इन्होंने, ठीक बात। नेक्स्ट है एल्केन्स का क्वेश्चन आता है कन्फर्मर्स के ऊपर। ये वैसे आइसोमेरिज्म का पार्ट है, पर एनसीईआरटी को रिस्पेक्ट देते हुए हम इसी में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी में इसमें कन्फर्मर्स इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो इथेन से शुरू करते हैं। इथेन का ये हमने सॉहॉर्स बनाया है, इसका न्यूमैन बनाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। हाइड्रोजन सारे एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एक्लिप्स्ड कन्फर्मर। तो कन्फर्मर्स क्यों अराइज होते हैं? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फ्री होता है। फ्री बोलने का मतलब कि बॉन्ड को कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन को कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होगा इसके अबाउट रोटेशन करने से। जैसे पाई बॉन्ड के अबाउट तो करोगे तो वो लैटरल ओवरलैप टूट जाएगा। सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन होता है तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें अगर हमने 60 डिग्री से इस बॉन्ड के अबाउट यहां से घुमाया तो कुछ इस तरीके का मिलेगा हमें। न्यूमैन से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें ये जो डाइहेड्रल एंगल है वो ज्यादा हो गया, हाइड्रोजन दूर दूर हो गए, इसमें डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री का हो गया। इसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड। स्टेबिलिटी वाइज देखा जाए तो स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा, एक्लिप्स्ड की कम। एक्लिप्स में एटम्स पास पास है। जब एटम्स पास पास होते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स इंटरफेयर करते हैं, और इसी चीज को हम बोलते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन, जो कि मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बनाता है। अनस्टेबल मतलब एनर्जी बढ़ा देता है। समझा यहां तक? तो स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा, एक्लिप्स्ड की कम। इन दोनों के बीच में जो इनफाइनाइट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे, घुमाते घुमाते बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, कहीं पे भी फोटो खींच के देखोगे तो अलग अलग चीजें मिलेंगी, तो उनको हम बोलते हैं स्क्यू स्ट्रक्चर्स। एनर्जी डायग्राम बना के देखें तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। एक मैक्सिमा और एक मिनिमा जो मिलते हैं हमें, 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो मैक्सिमा पे आएगा आपके पास एक्लिप्स्ड, मिनिमा पे आएगा आपके पास स्टैगर्ड, बीच में सारे स्क्यू कन्फर्मर्स पॉसिबल है। तो वैसे तो ये रोटेशन फ्री होता है, रूम टेम्परेचर पे आसानी से हो जाता है। स्टैगर्ड से एक्लिप्स्ड, एक्लिप्स से स्टैगर्ड आपको मिलते रहेगा, पर इसमें एनर्जी का डिफरेंस तो होता ही है। स्टेबिलिटी ज्यादा कम तो है ही, 1 से 20 किलोजूल पर मोल की एनर्जी तो ऐसी रूम टेम्परेचर में मिल जाती है, तो ये आसानी से एक कन्फर्मर से दूसरे में जा पाता है। ब्यूटेन के अगर देखेंगे तो ज्यादा मिलेंगे कन्फर्मर्स। ब्यूटेन का कैसा होगा? हम 4 कार्बन एटम्स में से बीच वाले दोनों के अबाउट, इस बॉन्ड के अबाउट कन्फर्मेशंस बना रहे हैं। तो इस कार्बन के लिए एक CH3 ग्रुप हो गया और 2 हाइड्रोजन्स हो गए। इस कार्बन के लिए एक CH3 ग्रुप हो गया और 2 हाइड्रोजन्स हो गए। इस बॉन्ड के अबाउट हम कन्फर्मर्स बना रहे हैं। तो एक तो हो गया एंटी, दोनों ऑपोजिट, डाइहेड्रल एंगल इन दोनों के बीच में 180 का हो गया। 60 डिग्री से घुमाओगे तो देखो ये CH3 और H एक दूसरे के पीछे आ जाएंगे। इसको हम बोलेंगे एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स्ड की स्टेबिलिटी कम होती है, हम अभी देख चुके हैं। 60 डिग्री और घुमा दोगे तो फिर से एक स्टैगर्ड का टाइप आ गया। इसको हम बोलते हैं गॉश। गॉश क्यों अलग नाम दिया? क्योंकि इसमें 2 बल्की ग्रुप्स हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट में देखेंगे तो डाइहेड्रल एंगल इनमें 60 का हो गया, इसको हम गॉश बोल रहे हैं। 60 और घुमा दोगे तो कंप्लीटली एक्लिप्स्ड। कंप्लीटली एक्लिप्स्ड और एक्लिप्स में डिफरेंस, एटम्स इसमें भी एक दूसरे के पीछे पीछे थे, पर इसमें 2 बल्की ग्रुप्स एक दूसरे के पीछे पीछे हैं। डाइहेड्रल एंगल बल्की ग्रुप्स के बीच में 0 का हुआ। इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी
इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन के साथ साथ दोनों CH3 के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस भी आ जाएगी। सबसे ज्यादा टॉर्शनल स्ट्रेन होगा इसमें, तो ये कंप्लीटली एक्लिप्स की एनर्जी सबसे ज्यादा। 60 डिग्री और घुमाओगे अनदर गॉश, 60 डिग्री और घुमाओगे अनदर इक्लिप्स, 60 डिग्री और घुमाओगे तो वापस एंटी। ये तो रेपिटेशन हो रहा है। तो अब इन सबका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो एंटी सबसे ज्यादा, फिर गॉश, फिर एक्लिप्स्ड और फिर कंप्लीटली एक्लिप्स्ड। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। एनर्जी का ऑर्डर पूछोगे तो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट आएगा। ये इसका क्वेश्चन हो गया, सीधा सीधा क्वेश्चन है, डायरेक्ट सा, भाई कौन सा सबसे स्टेबल कंफर्मर है। ये तो हुआ नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स के लिए। नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स के लिए ब्यूटेन के केस में जैसे हमने देखा, एंटी का स्टेबिलिटी गॉश से ज्यादा है। पर कुछ ऐसे कंपाउंड्स आते हैं जिनमें गॉश की स्टेबिलिटी एंटी से ज्यादा हो जाती है, इसको हम बोलते हैं गॉश इफेक्ट। इसका एक काफी अच्छा एग्जांपल है इथिलीन ग्लाइकॉल। कैसा दिखता है इथिलीन ग्लाइकॉल? इट इज CH2CH2, दोनों के ऊपर एक एक OH लगा हुआ है। ये एक विसिनल डायॉल है। इसमें गॉश की स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों जाती है? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। यहाँ पे कुछ ऐसा दिखता है इसका स्ट्रक्चर। सिर्फ इथिलीन ग्लाइकॉल नहीं, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें एडजेसेंट कार्बन के ऊपर 2 ग्रुप्स लगे हों जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हो, तो वो सारे गॉश इफेक्ट दिखाएंगे। उन सब में गॉश की स्टेबिलिटी एंटी से ज्यादा होगी। कौन कौन से ग्रुप्स हो सकते हैं? ये सारे ग्रुप्स हो सकते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन वाले ग्रुप्स हो सकते हैं। OH और CHO भी हो सकता है, OH और COOH भी हो सकता है। एक इसमें जो आ रहा है दैट इज फ्लोरीन फ्लोरीन। फ्लोरीन फ्लोरीन आपस में थोड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, लेकिन फिर भी इसमें गॉश इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। उसका रीजन MOT से एक्सप्लेन होता है, जो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। आप इसको याद रखोगे। 2 फ्लोरीन एडजेसेंट कार्बन पे लगे हैं तो उस केस में भी गॉश इफेक्ट मिलेगा। एंटी की स्टेबिलिटी कम, गॉश की स्टेबिलिटी उससे ज्यादा। ये इसके ऊपर क्वेश्चन है इथिलीन ग्लाइकॉल का, डायरेक्ट ट्राई कर लेना आप लोग। कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्केन के केस में, सबसे पहला तो आता है एरोमेटाइजेशन। 6 कार्बन या उससे ज्यादा का कभी कंपाउंड लिया, इसमें से कोई भी कैटलिस्ट रख लो, देख रहे हो ये तीनों ही डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। क्रोमियम, वैनेडियम, मोलिब्डेनम, तीनों ही डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। इसकी ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, 773 केल्विन, 10 से 20 ATM का प्रेशर। डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं ये, मतलब कोई डाउट मत रखना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो ये 6 कार्बन एटम्स कंबाइन करके एरोमेटाइजेशन करके बेंजीन दे देंगे आपको। 6 से ज्यादा कार्बन एटम्स का कंपाउंड हुआ तो, जैसे ये जेई का क्वेश्चन है, V2O5 की प्रेजेंस में कंडीशंस मेंशन्ड है ये, 773 केल्विन, 10 से 20 ATM प्रेशर। तो इस केस में देखो 1 2 3 4 5 6 ये आपस में कंबाइन कर जाएंगे, ये 6 के 6, और ये 2 का ब्रांच लगा रह जाएगा इसके ऊपर, तो ये बन गया इथाइल बेंजीन। इसी के जैसा एक और था, कंपाउंड दे रखा है MO2O3 है, प्रोडक्ट पूछा आपसे। MO2O3 का एक बात ध्यान रखना, MO2O3 यहां पे भी है। तो अगर आपने 6 से कम वाला एल्केन लिया है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन किया है, कंडीशंस मेंशन नहीं है, तो एल्डिहाइड बनेगा। अगर कंडीशंस भी हैं, ऑक्सीजन नहीं है, बड़ा एल्केन है, फिर आप एरोमेटाइजेशन करोगे। तो ये जो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस हैं, इसमें से काफी के ऊपर इस बार जेई मेन 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो, कॉपर यूज करोगे तो अल्कोहल, MO2O3 यूज करोगे तो एल्डिहाइड, और मैंगनीज एसिटेट यूज करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तीनों टाइप के ऑक्सीडेशंस आपको मिल रहे हैं। एक ये स्पेशल केस आता है कि भाई अगर टर्शरी कार्बन को KMnO4 के साथ रखोगे तो उसका हाइड्रोजन OH में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 और रिएक्शंस आती हैं एल्केन्स की, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस। पहला डीकार्बोक्सिलेशन होता है सोडा लाइम के साथ, NaOH एंड क्विक लाइम। सोडा बोलते हैं ना आप इसको, NaOH को, तो सोडा लाइम। इसके साथ हीट करोगे तो इसको स्टेप डाउन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि आप इसमें कार्बोक्सिलेट को रिमूव कर रहे हो, एक कार्बन का लॉस हो रहा है यहाँ पे। तो जो भी एल्काइल ग्रुप था वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कार्बनायन आपका इंटरमीडिएट होता है, स्टेप डाउन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। जनरल फॉर्म देखें अगर, तो इसमें R विल गेट कन्वर्टेड इनटू RH, साथ में बाय प्रोडक्ट आपको Na2CO3 का मिलेगा।
इसके नाम याद रखते हैं क्योंकि कंपाउंड से तो हमें रिएक्शन याद आ रहा है, कई बार नाम देख के नहीं आता है। दिस इज सोडियम इथेनोएट। वैसे इसका जनरल नेम क्या लिखेंगे हम? दिस विल बी सोडियम एल्केनोएट। दूसरा रिएक्शन है कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस भी वुड्स रिएक्शन की तरह एक कपलिंग रिएक्शन है। कार्बोक्सिलेट को निकाल के जो भी एल्काइल ग्रुप है उसके जैसे दो कंबाइन करके आपको कंपाउंड देंगे। जनरल फॉर्म देखते हैं इसका, RrCO2H2NOH। इलेक्ट्रोलिसिस है तो कैथोड एनोड दोनों होगा। तो ये जो पहले दो प्रोडक्ट्स हैं ये आपको मिलते हैं एनोड पे, यानी कि कपल्ड एल्केन और CO2 ये मिलेंगे आपको एनोड पे। हाइड्रोजन और NaOH ये मिलेंगे आपको कैथोड पे। तो इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि भाई इसमें से कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस का सपोज ये रिएक्शन किया हमने, इस कंपाउंड के साथ हमने कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो इसमें कितनी गैसेस बनी कैथोड के ऊपर? तो कैथोड के ऊपर तो एक ही गैस बनेगी। कितनी गैसेस बनी एनोड के ऊपर? तो CO2 तो गैसियस हमेशा होगा ही, लेकिन ये जो RR है, ये जो एल्केन बन रहा है, इसमें अगर 4 कार्बन तक होंगे तो फिर वो गैसियस होगा, उससे ज्यादा होंगे तो वो गैसियस नहीं होगा। कपलिंग रिएक्शन है तो इसमें भी इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए रिएक्शन सक्सेसफुल है, ऑड के लिए ये सक्सेसफुल नहीं है, अच्छा यील्ड नहीं मिलेगा। अभी हमने बात करी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, C1 से C4 तक अगर 4 कार्बन एटम तक है तो फिर वो गैसियस होगा। और डिटेल में देखते हैं इसको, बड़ी सिंपल है इसकी तो भाई। कार्बन हाइड्रोजन है, नॉन पोलर होगा ये, कंप्लीटली हाइड्रोकार्बन, कुछ पोलैरिटी तो है नहीं। नॉन पोलर है तो पानी जैसे पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होगा। इसी वजह से अगर ग्रीसी स्टेन्स होते हैं तो पेट्रोलियम या उसके कुछ लोअर फ्रैक्शंस को हम यूज करते हैं ऐसे स्टेन्स को रिमूव करने के लिए, ड्राई क्लीनिंग में यूज होता है ये। वीक वैंडरवॉल फोर्सेस। वैंडरवॉल फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जितना बड़ा कंपाउंड होगा भाई उतनी ज्यादा वैंडरवॉल फोर्स होगी। वैंडरवॉल फोर्स से, क्योंकि वीक फोर्सेस होती हैं, तो पहले 4 गैसियस, 17 तक लिक्विड, 17 के ऊपर सॉलिड। तो बॉइलिंग पॉइंट का अगर हम इसमें मेजरमेंट करें तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि वैंडरवॉल फोर्स बढ़ गई। ब्रांचिंग का इफेक्ट देखते हैं जरा इसमें। मतलब अगर कोई मैंने 2 कंपाउंड्स ले लिए जिनका मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तो उसमें ब्रांचिंग का क्या इफेक्ट होगा? जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना सरफेस एरिया कम हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि वैंडरवॉल फोर्स कम हो गई। इस बात का खास ध्यान रखना आप। ब्रांचिंग और बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशनशिप इनवर्स होता है। अब शुरू करते हैं एल्कीन्स। एल्कीन्स में सबसे पहले देखेंगे हम ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस ना बड़ा सिंपल सा है। ओजोन डालोगे तो वैसे तो देखो फर्स्ट स्टेप में ओजोनाइड का कंपाउंड बनेगा, पर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट पे जाते हैं। आपको ये बीच का बॉन्ड तोड़ना है, दोनों तरफ C डबल बॉन्ड O दे देना है। आई बात समझ? दोनों तरफ C डबल बॉन्ड O दे देना है। अगर तो एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं तो उनको एज इट इज लगा दो, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन अगर हाइड्रोजन लगा हो तो फिर डिपेंड करेगा कि आप ओजोनोलिसिस रिडक्टिव कर रहे हो, मतलब आपने इस टाइप के कुछ रिएजेंट्स डाले हैं, या फिर आप ऑक्सीडेटिव कर रहे हो, आपने H2O2 OH- डाला है। अगर रिडक्टिव होगा तो ये हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा, मतलब आपको प्रोडक्ट में एल्डिहाइड कीटोन मिलेंगे। अगर आपने ऑक्सीडेटिव किया है तो ये जो H है उसको OH में कन्वर्ट कर दोगे आप। लेकिन इस स्पेस में CO2 नहीं बन सकता है कभी भी। मतलब मान लो ये भी H हो और ये भी H हो, तो क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O, एक H और एक H। ऑक्सीडेटिव किया है तो ये दोनों OH में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते तो ये -H2O करके कुछ लोग यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगा देते हैं, पर एक्चुअल में ओजोनोलिसिस के साथ ये सिर्फ HCOOH तक ही जाएगा। अगर ऑक्सीडेटिव कर रहे हो तब भी सिर्फ HCOOH के साथ H तक ही जाएगा। ये क्वेश्चन है। ओजोनोलिसिस में ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे आते हैं रिवर्स वाले। प्रोडक्ट्स दे दिए हैं, ये कौन से एल्कीन से बने होंगे प्रोडक्ट्स वो बताओ। ऐसा क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है क्योंकि एक्चुअली ओजोनोलिसिस की यही एप्लीकेशन होती है।
नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन से एल्कीन सिंथेसाइज भी कर सकते हो आप। हाइड्रोजनेशन अगर एल्कीन का करोगे, मतलब उसकी प्रॉपर्टी की तरह पढ़ोगे, तो वहां से एल्केन भी बना सकते हो। हम पूरा कंबाइन करके हाइड्रोजनेशन के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। सपोज मैंने ले लिया एल्काइन, इसका हाइड्रोजनेशन करोगे तो बनेगा एल्कीन, इसका भी हाइड्रोजनेशन कर दोगे तो बनेगा एल्कीन। ये हाइड्रोजनेशन नॉर्मल कोई भी हाइड्रोजनेशन वाला मेटल कैटलिस्ट करके यूज की हुई है। मतलब अगर मैंने एल्काइन के ऊपर यहां पे निकल डाल दिया तो आप इसको यहां तक स्टॉप नहीं कर सकते हो, ये डायरेक्ट जाएगा एल्केन तक। इसको स्टॉप करना हो अगर एल्काइन से हाइड्रोजनेशन करके आपको एल्कीन तक स्टॉप करना है अगर, तो एल्कीन दोनों तरीके की बन सकती है, सिस भी बन सकती है, ट्रांस भी बन सकती है, और दोनों के रिएजेंट्स भी डिफरेंट है। क्या रिएजेंट्स यूज करोगे आप? सिस बनाना है तो स्पेशलाइज्ड मेटल कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम वाले जो स्पेशलाइज्ड, इनको स्पेशलाइज्ड करके आप यूज कर सकते हो, जैसे कि PDBaSO4 क्यूनोलीन, इसको लिंडलार्स कैटलिस्ट बोलते हैं। और अगर ट्रांस एल्कीन बनाना है तो आप बर्थ रिडक्शन, यानी कि एल्कली मेटल्स के साथ लिक्विड अमोनिया, ये अगर रिएक्शन यूज करोगे, ये अगर रिएजेंट यूज करोगे तो ट्रांस एल्कीन बनेगा। ये उसके ऊपर क्वेश्चन है कि भाई अगर सिस बनाना हो तो सूटेबल कौन सा है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं एल्कीन की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजनेशन। रिएक्टिविटी का बड़ा सिंपल कंसेप्ट होता है भाई, जो चीज जितनी ज्यादा अनस्टेबल है वो रिएक्ट करना चाहेगी, जो चीज जितनी ज्यादा स्टेबल है वो रिएक्ट नहीं करना चाहेगी। तो एल्कीन का जब अपन हाइड्रोजनेशन करते हैं, पहले तो एक चीज समझ लेते हैं, इसमें हमेशा एनर्जी रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि आप एक वीक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो और दो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड्स को जनरेट कर रहे हो। बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो रही है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स की, तो एनर्जी रिलीज होगी। मतलब ये एक अनस्टेबल चीज से स्टेबल चीज की तरफ जा रहा है। समझ में आया? इतना समझ में आया? आगे देखते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। रिएक्टिविटी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। मैं अपनी एक स्टेटमेंट फिर से रिपीट कर रही हूं। हम अनस्टेबल एल्कीन से स्टेबल एल्केन की तरफ जा रहे हैं। एनर्जी के कंपैरिजन करो जरा। अनस्टेबल मतलब ज्यादा एनर्जी, स्टेबल मतलब कम एनर्जी। तो अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जा रहे हो, तो ये एल्कीन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा नीचे आता जाएगा। ये एल्कीन जितना कम स्टेबल होगा ये उतना ऊपर जाते जाएगा। डिफरेंस बढ़ गया तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बढ़ जाएगा, डिफरेंस कम हो गया तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगा। आई बात समझ? तो यहां से आप समझ सकते हो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का रिलेशनशिप। ये मैं क्यों बता रही हूं? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको रिएक्शन लिख के दे देंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का डेटा लिख के दे देंगे और बोलेंगे कि बेस्ड अपॉन दिस हमें बताओ कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है। तो जिसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होगी वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि डिफरेंस बढ़ गया मतलब ये अनस्टेबल है, मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है। ये पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपको ये डेटा नहीं दिया है, डायरेक्टली एल्कीन्स लिख के दे दिए हैं और आपको बोला है खुद बताओ कि भाई कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, तो आपको उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी पड़ेगी। जो ज्यादा स्टेबल उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम। तो इसके लिए थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। ये हुआ एल्कीन्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। एल्कीन जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा उतना ज्यादा उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, उतना ही ज्यादा उसका स्टेबिलिटी होगा। तो देखो यहां पे 1 2 3 4 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, मतलब इसमें 1 2 3 4 तीनों के ऊपर CH3 अगर लगा है तो 12 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, तो यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत ज्यादा। नेक्स्ट चलें, एक हाइड्रोजन आ गया अभी तो 3 हाइड्रोजन कम हो गए इसमें, एक एल्काइल ग्रुप कम हो गया ना, तो 3 हाइड्रोजन कम हो गए, इसमें हो गए 9 अल्फा हाइड्रोजन, 3 इसके 3 इसके 3 इसके। अगले में चलते हैं, इसमें भी देखो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 इसके 3 इसके। इसमें भी देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, सॉरी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 इसके 3 इसके।
और इसमें भी 6 हैं, 3 इसके 3 इसके। और इन तीनों में कंपैरिजन कैसा होता है? देखो, ट्रांस की स्टेबिलिटी और ये जेमिनल वाले की स्टेबिलिटी बराबर है। सबसे कम होगी सिस की स्टेबिलिटी। आई बात समझ? ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा है, सिस की स्टेबिलिटी कम है। जो जितना ज्यादा स्टेबल उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम। फिर एक और हाइड्रोजन लगा दो, एल्काइल ग्रुप कम कर दो। इस बार तो सिर्फ 3 ही अल्फा हाइड्रोजन बचे और मिनिमम होगा इथीन, जिसमें कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं है, सारे के सारे सिर्फ हाइड्रोजन हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये हुआ स्टेबिलिटी ऑर्डर। बस एक सिंपल सी बात याद रखनी है भाई, जितना ज्यादा सब्सटीट्यूटेड होगा एल्कीन उतना ज्यादा स्टेबल होगा। जितना ज्यादा स्टेबल है रिएक्टिविटी उतनी कम है। ये उसके ऊपर क्वेश्चन है, सिंपल सा। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विद HX। HCl से लेके HI तक सब चीजें एल्कीन के ऊपर ऐड हो सकती हैं। एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस देता है। HX को ब्रेक कर देते हैं जरा। एक हो गया H+, दूसरा हो गया X-। इलेक्ट्रोफाइल एल्कीन पे बड़े आसानी से ऐड होते हैं क्योंकि पाई बॉन्ड है ना, इलेक्ट्रोफाइल्स को अट्रैक्ट करेगा। पाई बॉन्ड का क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इलेक्ट्रोफाइल्स को अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पे इनकी एडिशन हो जानी है, एक तरफ H और दूसरी तरफ X। इसके बारे में खास बातें, ये मार्कोनिकॉफ एडिशन प्रोडक्ट देगा। दूसरी बात, इसमें कार्बोकैटायन का इंटरमीडिएट बन रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। और लास्ट, कार्बोकैटायन रीअरेंज हो सकता है। कभी भी कार्बोकैटायन बने तो उसकी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। फिर देखते हैं, इसी में थोड़ा सा वेरिएशन कर दिया हमने। वेरिएशन क्या किया? पहले तो इसमें सिर्फ HBr हो सकता है, HCl नहीं, HI नहीं। परऑक्साइड के साथ ले लिया। परऑक्साइड के केस में एकदम उल्टा हो जाएगा, होगा तो अभी भी वही H ऐड होगा, Br ऐड होगा, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन मिलेगा क्योंकि इसमें जो मैकेनिज्म होता है वो काफी डिफरेंट होता है। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है, इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता। नेक्स्ट देखते हैं हम, एल्कीन के ऊपर एडिशन किया हमने H और OH का, अल्कोहल की फॉर्मेशन कर रहे हैं हम। डबल बॉन्ड के ऊपर H और OH की एडिशन कर रहे हैं हम। इसके 3 तरीके हैं भाई। सबसे पहला है एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, मतलब आपने एसिड की प्रेजेंस में पानी ले लिया। दूसरा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये उसका रिएजेंट है। थर्ड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये उसका रिएजेंट है। प्रोडक्ट्स देखो, वैसे बोलने के लिए तो सब जगह आपको H और OH का एडिशन मिलेगा, पर क्योंकि मैकेनिज्म्स डिफरेंट है तो सबके रूल्स भी डिफरेंट है। सबसे पहले वाले में तो बड़ा सिंपल है, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट होगा, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है, कार्बोकैटायन है तो रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। दूसरे वाले में ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में, इसमें नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है, नॉर्मल वाला नहीं, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है। उसकी खास बात क्या होती है? प्रोडक्ट तो उसमें भी मार्कोनिकॉफ ही मिलेगा, लेकिन उसमें रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता कार्बोकैटायन का। इसी डबल बॉन्ड के ऊपर ही आपको ऐड करना पड़ेगा, इधर उधर कार्बोकैटायन शिफ्ट नहीं कर सकते हो आप। और तीसरे वाले में तो कोई इंटरमीडिएट नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट से जाता है ये, तो कोई रीअरेंजमेंट का सवाल ही नहीं है। और इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनता है। क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। इसमें तो देखो ACH का क्वेश्चन है, ये तो एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, और इसमें पूछा गया कि इस टाइप की कन्वर्जन के लिए कौन सा रिएजेंट सूटेबल होगा। तो ये कन्वर्जन आपको पहले देखना पड़ेगा कि अपनी तीनों कैटेगरीज में से किसके साथ अलाइन हो रहा है। क्या ये मार्कोनिकॉफ है कि एंटी मार्कोनिकॉफ है, क्या इसमें रीअरेंजमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, अकॉर्डिंगली आप रिएजेंट को यूज कर लोगे। नेक्स्ट चलते हैं, पिछली रिएक्शन का एग्जैक्ट ऑपोजिट। अभी हमने किया था एल्कीन के ऊपर अल्कोहल का एडिशन, अभी हम उल्टा करने वाले हैं, अल्कोहल में से एलिमिनेशन करके एल्कीन बनाने वाले हैं। तो H और OH को रिमूव करना है, एल्कीन फॉर्म करना है, और ये होगा एसिड की प्रेजेंस में। OH को कभी भी निकालना हो तो एसिड की प्रेजेंस चाहिए होती है। किस किस टाइप के एसिड यूज कर सकते हो आप? H2SO4, H3PO4,
इसके साथ साथ Al2O3 भी यूज कर सकते हो, या कई बार एसिड डायरेक्टली मेंशन करने की जगह पे H+ लिख के दे देंगे आपको। इसमें एलिमिनेशन E1 मैकेनिज्म से जाता है, मतलब इसमें कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होने वाली है। कार्बोकेटाइन होगा तो रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे ही डिपेंड करेगा, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे ही डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा, 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। इनफैक्ट बेंजाइलिक और एलाइलिक को भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जिस भी कार्बन पे सबसे ज्यादा होगी उसी का डिहाइड्रेशन सबसे ज्यादा आसान होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उसी में सबसे ज्यादा होगा। लास्ट चीज इसमें जो आपको ध्यान रखनी है, जो एलिमिनेशन रिएक्शंस में ही ध्यान देनी है आपको। अब देखो OH अगर एक कार्बन पे लगा हुआ है तो उसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ कार्बन अगर हो, दोनों के पास अगर हाइड्रोजन्स हो और आपको चूज करना हो कि किसके साथ एलिमिनेशन करोगे आप, तो आप सेटजेफ रूल यूज करोगे, मतलब गरीब को और गरीब बनाना। जिसके पास कम हाइड्रोजन होगा आप उसी में से और रिमूव करोगे और एलिमिनेशन प्रोडक्ट बना दोगे। आप देखोगे ऐसा करने से आप ज्यादा स्टेबल एल्कीन बना रहे हो। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन्स अभी देखा था ना, तो ऐसा करने से आप ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बना रहे हो। इसी को बोलते हैं सेटजेफ प्रोडक्ट। समझा? सेटजेफ प्रोडक्ट, गरीब को और गरीब बनाना। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। ऑक्सीडेशन एक तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं ओजोनोलिसिस की फॉर्म में, एक और देखते हैं KMnO4 और HiO4 के साथ। भाई जो ओजोनोलिसिस में किया था वही चीज यहां पे करनी है, बस स्टेप्स में होती है। इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनना है, जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में है वही इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा। आई बात समझ? देखो यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और इधर कीटोन बन गया। ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन था ना यहां पे, ये OH में कन्वर्ट हो गया। कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होंगे इस मेथड से। नेक्स्ट देखते हैं, एल्काइल हैलाइड की एलिमिनेशन करेंगे हम एल्कीन बनाने के लिए, यानी कि HX का रिमूवल करना है, और इसमें हम बेस यूज करेंगे। कभी भी एलिमिनेशन रिएक्शंस होती है ना तो हीट होगा ही, ज्यादातर 65 डिग्री 75 डिग्री, इससे तो ऊपर ही टेम्परेचर चाहिए होता है आपको, तो हीट करना पड़ता है, रूम टेम्परेचर से ऊपर चाहिए आपको। तो HX का रिमूवल करना है, बेस यूज करेंगे। कौन कौन से बेसेस यूज कर सकते हैं? अल्कोहलिक KOH यूज कर सकते हैं, OC2H5 नेगेटिव यूज कर सकते हैं, या फिर इवन NaNH2 यूज कर सकते हैं। ये सारे बेसिस यूज कर सकते हो आप। एलिमिनेशन E2 मैकेनिज्म से जाएगा। एलिमिनेशन की एक बड़ी अच्छी चीज होती है, चाहे E1 से जाए चाहे E2 से जाए, रेट ऑफ रिएक्शन तो 3, 2, 1 डिग्री की रेट में ही जाता है और इसी ऑर्डर में जाएगा। 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, चाहे E1 हो चाहे E2 हो। तो देखो अल्कोहल रिमूव करने के लिए हमने E1 किया था और ये हम E2 से कर रहे हैं। HX का रिमूवल हम E2 से कर रहे हैं। अगर हम एल्काइल हैलाइड्स की रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन देखें तो पहले आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड। ये सिर्फ लीविंग ग्रुप एबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? E2 कितना आसानी से हो सकता है। इसमें भी सेटजेफ प्रोडक्ट बनेगा मेजर। नेक्स्ट देखते हैं डाई हैलाइड्स की एलिमिनेशन। ये तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, थोड़ा याद रखने वाली ही रिएक्शन है ये तो। आपने विसिनल डाई हैलाइड ले लिया, जिंक के साथ रिएक्शन है, एसिटिक एसिड या फिर इथेनॉल की प्रेजेंस में एल्कीन बनेगा और जिंक हैलाइड बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एडिशन ऑफ X2। एल्कीन के ऊपर जब हैलोजन ऐड होता है, आपने कुछ थोड़ा नॉन पोलर टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट ले रखा है यहाँ पे, इसमें आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी एंटी एडिशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसमें एंटी एडिशन होगा। दोनों जो हैलोजन्स हैं वो ऑपोजिट साइड से अटैच होंगे, और ये एक लैब टेस्ट की तरह भी यूज होता है। लैब टेस्ट किसका? अनसैचुरेशन का। ये रिएक्शन एल्कीन्स भी दिखाते हैं और अभी थोड़ी देर में देखेंगे हम एल्काइंस भी दिखाते हैं। दोनों में ही जब ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर होता है तो हम समझ जाएंगे कि इसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो। अब इसमें क्योंकि एंटी एडिशन होता है तो इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री का थोड़ा सा रोल आता है, जिसको कि हम इन दो निमोनिक्स से याद रख सकते हैं। पहला वाला है सिस एल्कीन के ऊपर
एंटी एडिशन जब होगा तो आपको एक रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। दूसरा है ट्रांस एल्कीन के ऊपर जब आप एंटी एडिशन करते हो तो आपको मीजो कंपाउंड मिलेगा। समझ में आया? दिस इज एडिशन ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसी के जैसा एक और मतलब मैकेनिज्म बिल्कुल सिमिलर है दोनों का, एडिशन ऑफ X2 का भी एंड HOX का भी। इसको हम हाइपोहैलस एसिड भी बोलते हैं। हाइपोहैलस एसिड, हाइपोक्लोरस, हाइपोब्रोमस, इस तरीके से। तो एल्कीन के ऊपर HOX का जब एडिशन कराते हो, अच्छा इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हैलोजन के साथ पानी डाल दिया है, तो इस रिएक्शन से अगेन आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा इसको हम बोलते हैं हैलोहाइड्रिन, और ये मिला आपको एंटी एडिशन से ही है। एक तरफ OH होगा, दूसरी तरफ X होगा। अब किस तरफ OH और किस तरफ X? OH उस साइड पे जाएगा जहां पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो, मतलब ऐसी साइड जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, हाइड्रोजन्स कम है, उस साइड पे OH को ऐड करोगे, दूसरी साइड पे हैलोजन को ऐड करोगे। अब चलते हैं एल्काइंस की तरफ। एल्काइंस में बहुत सारे रिएक्शंस आप रिपीट होते हुए देखोगे। एल्कीन और एल्काइन के बहुत सारे रिएक्शन सिमिलर होते हैं। सबसे पहले इसकी थोड़ी बेसिक चीजें समझते हैं। कार्बन यहां पे 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो मतलब ये sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, यानी कि इसका 50% का s कैरेक्टर है, और परसेंटेज s कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतना ही ज्यादा होता है। तो देखो जरा, इसमें कार्बन sp हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज, तो इस केस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड कम होते जा रहा है। सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, एसिडिक कैरेक्टर भी इससे डिटरमाइन होता है। जितना ज्यादा एसिडिक होगा हाइड्रोजन, वो कैसे डिटरमाइन होता है कि भाई हाइड्रोजन के निकलने के बाद पीछे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो कितना ज्यादा स्टेबल है। अगर स्टेबल है तो मतलब हाइड्रोजन उतना ही एसिडिक होगा, आसानी से निकल जाएगा। तो मतलब एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर होगा तो उसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन उतना ही एसिडिक इन नेचर होगा। इससे अपने पास एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर आता है। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन। समझ रहे हो? नाइट्रोजन टॉप 3 में आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, लेकिन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे भी ज्यादा है, जिसकी वजह से एक sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक इन कंपैरिजन टू अमोनिया वाला हाइड्रोजन, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी। इसी से बेसिक स्ट्रेंथ भी बता सकते हो आप। बेस रिएक्टिव होना मतलब वो जल्दी से जल्दी प्रोटॉन चाहता है, क्योंकि वो अनस्टेबल है नेगेटिव चार्ज के साथ। तो इन दोनों की बेसिक स्ट्रेंथ अगर देखें तो क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। समझ में आया? ये ज्यादा स्टेबल है तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। ये हुआ एल्काइन के बारे में ओवरऑल एसिडिक स्ट्रेंथ की चर्चा। आगे चलते हैं, अब इसके रिएक्शंस देखते हैं। टर्मिनल एल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर। एसिड्स की रिएक्शंस मेटल के साथ होती हैं। मेटल के साथ रिएक्ट करके ये बना देगा सोडियम एल्काइनाइड विद हाइड्रोजन। ये बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, NH2- इज अ गुड स्ट्रॉन्ग बेस। इसके साथ रिएक्शन करके फिर से सोडियम एल्काइनाइड बनाएगा, पर साथ में अमोनिया बनेगा। फिर NaH के साथ रिएक्शन, इस बार हाइड्रोजन बनेगा और सोडियम एल्काइनाइड। NaOH के साथ रिएक्शन। बड़ा स्वाभाविक है ये सोचना कि भाई एल्काइन है तो एसिडिक है, NaOH है तो बेस है, वो भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो दोनों का रिएक्शन हो जाना चाहिए, पर ये NaOH रिएक्ट नहीं करता है। आई बात समझ? इसी के ऊपर चलो आगे बताती हूँ। अभी NaOH के साथ रिएक्शन नहीं होता, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट के साथ इसका रिएक्शन देखते हैं। टॉलेंस टर्मिनल एल्काइंस के साथ रिएक्ट करता है। टॉलेंस मतलब अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो ये सिल्वर एल्काइनाइड बनाएगा, जो कि एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। समझा? इसी के ऊपर ये क्वेश्चन आया था
एसिटिलीन किस किस के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो उसको देखना भी, सॉल्व करना। नेक्स्ट रिएक्शन इज एरोमेटाइजेशन। एल्काइन के 3 मॉलिक्यूल्स रेड हॉट आयरन ट्यूब 873 केल्विन बेंजीन बना देंगे। अगर इसके ऊपर आपने मान लो एक एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो फिर ये मिथाइल ग्रुप्स आपको बेंजीन के ऊपर भी मिल जाएंगे, एक यहां और एक यहां। ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस में प्रोडक्ट्स जैसे हमने एल्कीन में किया था वैसे ही यहां पे भी ओजोनाइड बनेगा, पर बीच में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड विल बी इंटैक्ट, ये टूटा नहीं है अभी। रिडक्टिव में ये एज इट इज रहेगा, ऑक्सीडेटिव में टूट जाएगा। रिडक्टिव में देखो ये बीच वाला बॉन्ड एज इट इज रह गया, और डबल बॉन्ड को तोड़ के आपने दोनों तरफ सी डबल बॉन्ड ओ दे दिया। आई बात समझ? ये 2 बॉन्ड्स को तोड़ दिया, सी डबल बॉन्ड ओ दे दिया। अगर ऑक्सीडेटिव है तो ऑक्सीडेटिव में आप इस बॉन्ड को भी तोड़ दोगे, दोनों को एक एक OH दे दोगे, और साथ ही अगर कोई ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको भी OH में कन्वर्ट कर दोगे। समझा? बीच वाले बॉन्ड को भी तोड़ दिया, ऑक्सीडेटिव हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडाइज कर दिया। अब ये जो H2CO3 बन गया है ये टूट जाएगा टू फॉर्म H2O एंड CO2। H2CO3 स्टेबल नहीं होता, टूट जाता है आसानी से, तो ये टूट जाएगा, पानी और CO2 बना देगा। नेक्स्ट चलते हैं कैटालिटिक हाइड्रेशन। एल्काइंस का ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके ऊपर HgSO4 H2SO4 पानी का रिएक्शन करा रहे हैं हम, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना है हमें, एक तरफ H और दूसरी तरफ OH। तो पहले स्टेप में बनेगा एक डबल बॉन्ड और OH, इसको हम बोलेंगे इनॉल। इन का डबल बॉन्ड है, ओल का OH है, इनॉल हो गया। ये मार्कोनिक ऑफ एडिशन फॉलो करेगा, पर रीअरेंजमेंट इसमें पॉसिबल नहीं है। पर ये इनॉल तक रुकेगा नहीं, ये टॉटोमराइज करेगा। कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन, कीटो की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो इनॉल कीटो फॉर्म में चला जाएगा। इसके ऊपर ये क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओ इसके ऊपर। कौन सा? ये इस मेथड से सिंथेसाइज नहीं कर सकते हो आप। नेक्स्ट देखते हैं एडिशन ऑफ HX। जैसे एल्कीन इलेक्ट्रोफाइल्स को इनवाइट करता है वैसे ही एल्काइन भी करता है। इसमें तो 2 पाई बॉन्ड है, ज्यादा रिएक्टिव हो गया, तो HX का एडिशन हो जाएगा पहले स्टेप में। मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। रीअरेंजमेंट क्यों पॉसिबल नहीं होता? क्योंकि ये डबल बॉन्ड के ऊपर बनेगा ना कार्बोकेटाइन, तो वो रीअरेंज नहीं हो सकता। अब इसमें अच्छा सोचने वाली बात यह है कि अगला मोल HX का कहां पे ऐड होगा, क्या होगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। तो इसमें एक बात ध्यान रखना, क्योंकि हैलोजन का लोन पेयर इस डबल बॉन्ड के साथ यहां पे रेजोनेंस में है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज वेरी हाई ऑन दिस कार्बन। इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल बेचारा चुपचाप यहीं पे आके अटैच होगा। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल यहां पे आ रहा है, हैलोजन को दूसरे पे जाना पड़ेगा। मतलब जिस कार्बन पे पहले हैलोजन गया था दूसरा भी उसी पे गया है, इसलिए आपको एक जेमिनल डाई हैलाइड मिलता है इस केस में। समझ आया? याद रखोगे इस बात को, जिस पे X पहले ऐड हुआ उसी पे ही X दोबारा ऐड होगा। मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो रहा है इसमें, दोनों बार सेम जगह पे X ऐड हो रहा है। ये इसके ऊपर क्वेश्चन है, HCl HI ऐड किया है एक एल्काइन के ऊपर, ट्राई करो इसको। एडिशन ऑफ X2, जैसे उसमें देखा था हमने डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन, वैसे इसमें भी होता है। तो इसमें पहले स्टेप में एंटी एडिशन हुआ, तो इसलिए आपका जो एल्कीन बना वो ट्रांस होगा। सिस एल्कीन नहीं बना सकते इस मेथड से। फिर दूसरा एक और ऐड करोगे तो फिर टेट्रा हैलाइड मिल गया आपको, दोनों कार्बन्स के ऊपर 4-4 हैलोजन एटम ऐड हो गए हैं। डिसअपियरेंस ऑफ रेडिश ब्राउन कलर, अनसैचुरेशन का टेस्ट। जैसे तब हमने हाइपोहैलस एसिड को ऐड किया था, एल्काइन के ऊपर भी कर सकते हो आप। हाइपोहैलस को X2 और H2O की फॉर्म में भी लिख के दे सकते हैं वो आपको। तो पहले स्टेप में X और OH ऐड होगा। जिस भी कार्बन पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उस कार्बन पे OH ऐड होगा। नेक्स्ट मोल जब ऐड करोगे तो अगेन द सेम थिंग, जहां पे पहले OH था उसी पे दूसरा OH,
जहां पे पहले हैलोजन था उसी पे दूसरा हैलोजन। ये इसका एक क्वेश्चन है, ट्राई करो, बहुत सिंपल, इसी बेसिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। नेक्स्ट देखते हैं डाई हेलाइड्स की एलिमिनेशन एल्काइन बनाने के लिए। तो एक जेमिनल डाई हेलाइड ले लिया हमने, एलिमिनेशन करा रहे हैं हम HX की बेस के द्वारा। इसमें बेस डालोगे और साथ में हीट भी करोगे। तो पहले स्टेप में जब आपको एलिमिनेशन कराना है, E2 मैकेनिज्म वाला जो एलिमिनेशन किया था ना हमने एल्कीन को फॉर्म करने के लिए, ये वही वाला है, बस इस बार 2 मोल निकालने पड़ेंगे हमें। बेस डाला है हमने, तो बेस ने हाइड्रोजन को लेके जाना है और फिर उसके बाद X निकल जाएगा। पहले स्टेप में आपके पास एक एल्कीन बनेगा। तो पहले स्टेप में क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है एलिमिनेशन के लिए, एल्केन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो इसलिए आप एल्कोहलिक KOH भी डाल सकते हो, NaNH2 भी डाल सकते हो। बट सेकेंड वाले स्टेप में विनाइलिक पोजिशन हो गई ना, विनाइलिक पोजिशन से जब आपको रिमूव कराना है HX को, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होगा। तो इस स्टेप के लिए NaNH2 को ही यूज कर सकते हो आप। एल्काइन बनेगा और दोनों प्लेसेस में आपके पास अमोनिया का बाय प्रोडक्ट होगा। जिसमें ये एक बड़ा एक फेमस क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ये कि भाई NaNH2 के कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे अगर आपने एक जेमिनल डाइहेलाइड का 1 मोल लिया है। यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, इसको ट्राई कर लेना। दैट्स ऑल, और वील बी बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। आई वॉन्ट यू ऑल टू टेल मी कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए।